सो जो हमने कल डिस्कस करा था वही डिस्कशन है कि एक्चुअल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एज एन एक्टिविटी किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो एज एन एक्टिविटी उतना ही पुराना है जितने पुराने ह्यूमन बींग्स की सोसाइटी है, जितनी पुरानी कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है, उतना ही पुराना एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। So simple है, when human chooses to live in groups, it resulted in emergence of community, and community living entailed various problems which required collective actions. Some rational mechanism had been devised to regulate the behavior of people, and it gave birth to public administration. आप कोई भी सोशल साइंस की शुरुआत कर लो, चाहे आप सोशोलॉजी की शुरुआत करो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करो, चाहे आप कोई और सब्जेक्ट उठा लो, ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम रहा है, एक ऐसा सिग्निफिकेंट टाइम आया है जिससे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो अनरेगुलेटेड थी, कोई कंट्रोल मैकेनिज्म कुछ भी नहीं था। फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, बहुत सारी केओस क्रिएट होने लगती हैं, और उस केओस के बाद में, उस प्रॉब्लम आने के बाद में, फिर लोगों ने क्या करा, डिसाइड करा कि नहीं, हमें एक ऑर्डर बना के रखना होगा, हमें स्टेट जो है वो चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, हम सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, हम अपने कुछ राइट्स छोड़ने के लिए तैयार हैं, ताकि जो अथॉरिटी होगी वो हमें प्रोटेक्ट कर पाएगी। और यहाँ से एक्चुअल में जो सारी डेवलपमेंट है, जो थॉट प्रोसेस है, वो शुरुआत होती है। ये माना जाता है कि लोगों ने मिल करके सोशली एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि ठीक है, आप, हम आपको अपने कुछ राइट्स दे रहे हैं, जैसे हम स्टेट को कुछ राइट्स दे रहे हैं ना, हमारी सेफ्टी के लिए स्टेट हमें रोक सकता है, सरकार हमें रोक सकती है कहीं जाने से, कहीं कुछ भी, अगर हम, आप चाहो कि अफीम की खेती कर लें, अब स्टेट उसको तो रोकेगा क्यों, क्योंकि वो ऑर्डर के लिए जरूरी है। यानी सब लोगों ने मिल करके अपने कुछ कुछ राइट्स जो हैं वो छोड़े, ताकि उन राइट्स के बदले आप अपनी प्रोटेक्शन जो वो इंश्योर कर पाए। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की भी शुरुआत होती है, जहां से कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, जहां से सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आता है, जहां से स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, जहां से रेगुलेशन की बात आती है, वहां से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कल हमने बात करी थी, हमने एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन समझी थी, क्या होती है डेफिनेशन। बट कोई भी टर्म जो होती है ना, किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर आपको समझना हो तो उसका एक और तरीका होता है। बहुत सिंपल है कि आप उस वर्ड का जो रूट वर्ड है, जो रूट वर्ड है उसको समझ लो। रूट वर्ड अगर समझ में आ गया तो आपको उस वर्ड का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर, ये आया है वर्ड एडमिनिस्टर से, और एडमिनिस्टर का मतलब होता है सर्व करना लोगों का। तो सिंपल टर्म्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है लोगों को सर्व करना। ओके, कैसे सर्व करेंगे? भाई सरकार ने जो अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं आपके लिए, उनको इम्प्लीमेंट करके आपको सर्व किया जाएगा। All the government activities need to be carried out in planned way so that the teeming millions are not left high and dry in an anarchic state. I mean, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रेगुलेशन इसीलिए जरूरी है ताकि वापस से सोसाइटी में केओस क्रिएट ना हो जाए। माइट वॉज राइट वाली सिचुएशन ना हो, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली सिचुएशन ना हो। इसको कौटिल्य ने मत्स्य न्याय बोला है। ठीक है, जब कोई स्टेट नहीं है, कोई बिल्कुल एनार्की है, उस सिचुएशन को इन्होंने क्या बोला है? एनार्की बोला है। ठीक है, इन्होंने एनार्की बोला है उसको, या कौटिल्य ने उसको बोला है मत्स्य न्याय। तो इसको, जो शुरुआत हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये तो शुरुआत हुई क्योंकि वी वांट टू बी प्रोटेक्टेड, वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ एनार्की, एंड दैट्स व्हाई वी थिंक कि नाउ वी नीड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट इसको एज अ सब्जेक्ट के तौर पे डेवलप होने में बहुत टाइम लगा। अगर आप बाकी सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के साथ इसको कंपेयर करते हो तो ये कंपैरेटिवली काफी नया सब्जेक्ट है। इसकी शुरुआत होती है 1887 में, जिसमें वुड्रो विल्सन एक एस्से पब्लिश करते हैं। ठीक है, एक लेख लिखते हैं, उस लेख के बाद में, उस एस्से के बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पे डेवलप हुआ। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। उन्होंने कहा और कुछ नहीं है, जो कानून बनाया जाए उस कानून को लागू करना ही क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एल डिवाइड क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजेस ऑल दोज ऑपरेशंस दैट हैव देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। वुड्रो विल्सन क्या कहते हैं? लॉ का इम्प्लीमेंटेशन। एल डिवाइड क्या कहते हैं? पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन।
क्या इन्होंने कहीं पर भी फॉर्मुलेशन की बात करी है? नहीं, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी की सारी आपकी किस में आ जाएंगी? एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगी। तो दैट मीन्स इस डेफिनेशन के हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? महज पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है। फिर कुछ और थिंकर आते हैं, जैसे डीमोक आते हैं, ड्वाइट वाल्डो आते हैं। डीमोक ने क्या कहा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द फुलफिलमेंट और एनफोर्समेंट of public policy as declared by the competent authorities. That means it's nothing but the law in action. It is the executive side of government. ऐसा लगता है जैसे वुड्रो विल्सन की ही डेफिनेशन को इन्होंने क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। वुड्रो विल्सन की डेफिनेशन को इन्होंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। सो ये डेफिनेशन पोर्ट्रे करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड बाय लॉ बाय द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। यानी वुड्रो विल्सन ने क्या कहा कि ये क्या है? लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है। एल डी वाइट ने कहा नहीं नहीं, ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है। तो डीमोक ने कहा देखो ऐसा है, ये लॉ का भी इम्प्लीमेंटेशन है और ये पॉलिसी का भी इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन तीनों थिंकर ने अभी तक पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से ही एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेट किया है। फिर आते हैं ड्वाइट वोल्डो। अब ड्वाइट वोल्डो काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह इनका नाम आता है ड्वाइट वोल्डो का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनका नाम आता है एनपीए के साथ। ड्वाइट वोल्डो की राइटिंग पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ज्यादा फेमस होती है। देखो, आपको मैं अभी बता रही हूँ, बट हम आगे बढ़ेंगे ये चीज बार बार रेफरेंस में आएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी डेवलपमेंट हो रही थी, उन डेवलपमेंट में एक फेज आता है, ठीक है? वो फेज है वर्ल्ड वॉर 2 का। उससे पहले अलग तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी, उसके बाद में अलग तरीके से डेवलपमेंट होती है। तो ये क्या बोलेंगे हम? ये क्या है? एक वाटर शेड की तरह काम कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो वाटर शेड की तरह काम कर रहा है सोशल साइंस डेवलपमेंट में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट में। तो ड्वाइट वोल्डो की जो डेफिनेशन है ना, वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो उनकी डेफिनेशन में ये चीज नजर आएगी। जैसे वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट। उन्होंने कहा इट्स नथिंग, इट्स द मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट को अगर आप जाकर के गवर्नमेंट वाले फील्ड में अप्लाई कर दो तो क्या कहलाएगी? ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। सो डोंट यू थिंक इस डेफिनेशन के हिसाब से इन्होंने मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है। डिफरेंस क्या? इन्होंने मैनेजमेंट कहा कि जो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है उसको मैनेजमेंट कहा, और जो गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है उसको इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कहा। So here a reference is made to public administration being an art as well as science applied in the state of affairs या affairs of the state. Public administration को art भी माना गया है और इसको science भी माना गया है। Now what is the difference between art and science? Art आर्टिस्ट पर और देखने वाले पर डिपेंड करती है। आर्ट में बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी होती है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी है? नहीं। ये साइंस है, लेकिन साइंस में तो रूल्स बहुत फिक्स्ड होते हैं। आपके जो प्रिंसिपल्स होंगे वो प्री डिसाइडेड होंगे। आपको पता होगा कि ये प्रिंसिपल अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो इसका आउटकम ये निकल करके आएगा। क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा है? एक ही सिचुएशन को दो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो क्या इसको साइंस कहना सही होगा? नॉट एग्जैक्टली। तो हमें इसको क्या कहना चाहिए? इन्होंने कहा ये दोनों चीजें, ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। यहाँ पे जो रूल कर रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका खुद का इंटेलेक्चुअल कैलिबर क्या है वो भी मैटर करता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं वो भी मैटर करते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसको पहले से आप कितना ही डिसाइड कर लो, अल्टीमेटली इसको रन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उस एडमिनिस्ट्रेटर की खुद की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव आउटकम को काफी चेंज कर देगी। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि समझो ये क्या है, ये आर्ट और साइंस दोनों है। साइंस, उन्होंने ये भी कहा कि साइंस में आप आसानी से जो कॉज एंड इफेक्ट वाला काम है, कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशन है, वो आप बता सकते हो। जैसे फिक्स होता है, आप इकोनॉमिक्स को साइंस बोल सकते हो। आपने कहा, आपने सिंपल रूल पढ़ा कि अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? आपके हिसाब से मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा? आपने सोचा कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, यानी मंदी
कम होगी। क्या हमेशा ये रूल ऐसे ही काम करता है? नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपने बजट कुछ सोच करके बनाया, आपने डीमोनेटाइजेशन करा। डीमोनेटाइजेशन आपने करा कि एक जो ब्लैक मनी है वो वापस सिस्टम में आ जाएगी, ब्लैक मनी वापस से आप कंट्रोल कर पाओगे। क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए? नहीं। ये चीज जब हम पॉलिसीज और इनके बारे में बात करेंगे ना, तब मैं आपको फिर से बताऊंगी कि जब कोई डिसीजन लिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उस डिसीजन के क्या आउटकम्स होंगे हमेशा हमें पता नहीं होते हैं। इसीलिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ड्रास्टिक चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। वो ड्रास्टिक चेंज कहाँ पर क्या चेंज ले आए, यू नेवर नो, यू लिटरली नेवर नो। आपने बहुत पॉजिटिव, जैसे इसका एक एग्जांपल है, आपने सोचा कि हम एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपने क्या करा? आपने कहा कि हम आधार के साथ आपका जो राशन कार्ड है उसको लिंक कर देंगे। यानी राशन लेने के लिए अब आपको बायोमेट्रिक, आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या होता है इसका आउटकम? बहुत अच्छा निकला। एकदम से करप्शन वगैरह है, लीकेज वगैरह कम हो गए। लेकिन इसका एक अनएंटिसिपेटेड आउटकम निकल करके आया, और वो क्या था कि इसकी वजह से कुछ लोग जो एक्चुअल में अपना फिंगरप्रिंट नहीं वेरीफाई कर पा रहे थे, जो डेली मजदूर थे, डेली वेज लेबर जो थे, वो अपना फिंगरप्रिंट नहीं वेरीफाई कर पा रहे थे, जिस वजह से जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हीं लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया सिस्टम के द्वारा। तो साइंस जो है वो हमेशा आपके वहां काम नहीं करेगी। आपको सब्जेक्टिविटी चाहिए। जब भी आप ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हो, आपको सब्जेक्टिविटी चाहिए। आप यहाँ पे नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल्स आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है? आप कोज एंड इफेक्ट को हमेशा एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो कि इतना आपका कॉज है, ये आपका इफेक्ट निकल करके आ रहा है, तो इसके पीछे ये रीजन है, ये स्टेप आप अगर लेते हो तो उसका ये आउटकम निकल करके आएगा। आप हमेशा डिसाइड नहीं कर सकते हो। ऐसा ड्वाइट वोल्डो की डेफिनेशन से हमें समझ में आता है। बट ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं अभी भी उतनी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है? तो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो हमारे सामने आती है, जिसके थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, वो आती है निग्रो एंड निग्रो की डेफिनेशन। फेलिक्स ए निग्रो एंड लियोड जी निग्रो। उन्होंने कहा देखो, एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करना इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क। आज भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की कोई एक ऐसी डेफिनेशन नहीं मिलेगी जिसपे सारे स्कॉलर एग्री करते हैं। ठीक है? कोई भी ऐसी जनरल डेफिनेशन भी नहीं है। जितनी जनरल डेफिनेशन हम बनाते हैं, इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। पहला उन्होंने वो निग्रो एंड निग्रो कहते हैं कि समझो, ये एक कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट है। रीजन हमें समझ में आ गया कि कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट क्यों है। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक सेटिंग में है। प्राइवेटली अगर 5 लोग मिल करके अपना कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कोई मैरिज फंक्शन होता है, वो मैरिज फंक्शन में क्या होता है, नॉर्मली पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। कई बार तो आपके रिश्तेदार वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। अब वो है तो एक्टिविटी, लोग भी मिल रहे हैं, कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट भी है, बट उसको एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए जरूरी है कि पब्लिक सेटिंग हो, मतलब गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही हो। फिर उन्होंने कहा देखो, सिर्फ एग्जीक्यूटिव तक सीमित नहीं है ये लेजिस्लेचर में भी होता है और एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी में भी होता है। आपने कह दिया जुडिशरी में नहीं है, आपने कह दिया लेजिस्लेचर में नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव में। चलो ठीक है। जुडिशरी की जो प्रोनाउंसमेंट होती है, जो डिसीजंस होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है? जुडिशरी का जो डे टू डे वर्क है उसको कौन हैंडल करता है? कौन से मेथड से काम होगा, कहाँ रिकॉर्ड रखा जाएगा, कौन क्या काम करेगा? बिना एडमिनिस्ट्रेशन के तो पॉसिबल नहीं है। जुडिशरी का फंक्शन अलग है, बट एडमिनिस्ट्रेशन तो वहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। उनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एजेंसी तो वहां पर भी चाहिए। लेजिस्लेचर में भी आपकी जो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट होता है उसमें फिर कौन लोग काम करेंगे? वहां पर भी तो एडमिनिस्ट्रेशन है। वो जो इतना प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, वो बिना एडमिनिस्ट्रेशन के पॉसिबल है? ये इतने सारे लोग, 800 प्लस लोग, मतलब कितने, 545 प्लस 245, ये लोग आ करके बैठते हैं, 543 है सॉरी, ये बिना कोई अरेंजमेंट के हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर उन्होंने कहा देखो, इम्प्लीमेंटेशन तक सीमित नहीं है ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से नहीं होता, पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उन्होंने कहा कि देखो, इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे और जब आप थिंकर पढ़ोगे, तब आपको बार बार ये समझ में आएगा
कि बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई खास फर्क है नहीं, बस थोड़ा सा ये है कि उनके एरियाज अलग अलग हो जाते हैं, बाकी सिमिलर ही है। यानी जो प्रिंसिपल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पे लागू होंगे वही आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर भी लागू कर सकते हो। ठीक है। एंड उन्होंने कहा कि इट इज एज अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस हैज बीन मच इन्फ्लुएंस्ड इन रिसेंट ईयर बाय द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यूमरस प्राइवेट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी। फिर वो कहते हैं कि समझो, अभी एडमिनिस्ट्रेशन महज एक एजेंसी नहीं बची है, महज एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग काम करते हैं, और जिस तरीके का ह्यूमन रिलेशन उनमें होना चाहिए, जिस प्रकार के प्रिंसिपल्स वहां पे लागू होने चाहिए, ठीक वैसे ही प्रिंसिपल्स यहाँ पर भी लागू होते हैं। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक आप ये मान के चल रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो कर रही है वही एडमिनिस्ट्रेशन है। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम के लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प लेता है। एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम के लिए डिफरेंट कम्युनिटी एनजीओ की भी हेल्प लेता है। एंड दैट्स व्हाट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस मीन्स। आज के टाइम पे जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली शिफ्ट कर चुका है। आप देखेंगे इनिशियली सिर्फ हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ये डिस्कशन चलेगा 1880 से लेकर के 1980 तक। फिर हम बात करेंगे गवर्नेंस की, हम कहेंगे सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर यानी मार्केट और सिविल सोसाइटी। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, ये आप प्राइवेट ग्रुप्स और आपकी जो कम्युनिटी है, जो सिविल सोसाइटी है, उससे भी क्लोजली रिलेटेड है। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि निग्रो की ये जो डेफिनेशन है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट डे के हिसाब से इन्होंने सारे एस्पेक्ट को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? आगे बढ़े। ओके। सो देर इज दिस एजेंसी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इन्होंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा देखो, एडमिनिस्ट्रेशन दो कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है। पहला उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में एग्रीगेट मशीनरी आती है। मशीनरी मीन्स व्हाट? मशीनरी मीन्स मशीनरी, स्ट्रक्चर, रूल्स, प्रोसीजर, इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारी चीजें, बजट, ठीक है, पॉलिसीज, पर्सनल्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इन्होंने कहा कौन सी मशीनरी? जिसपे स्टेट बजट हो, जो स्टेट बजट से बनी हो, ऐसी मशीनरी। और उनका काम है गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पार्ट से रिलेटेड जितना भी काम होता है उसको कंट्रोल करना, उसको हैंडल करना। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट इंटरेक्ट विद द स्टेट, इट इंटरेक्ट विद द सोसाइटी, एंड इट इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बट एक्सटर्नल एनवायरमेंट मीन्स प्रेजेंट डे आप बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन से इफेक्ट मतलब अफेक्टेड हो आज के टाइम पे। जैसे हमारे यहाँ अभी फिलहाल क्या है, अगर आप करंटली वो देखो, तो अमेरिका इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के स्टेप्स ले रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर असर पड़ रहा है। तो हम ये कहेंगे ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर असर पड़ रहा है। इसका एक और एग्जांपल है, मान लीजिए हमारी अपने पड़ोसी कंट्रीज के साथ इतनी ज्यादा नहीं बनती है। इन इन जस्ट एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल म्यांमार से रोहिंग्याज बहुत ज्यादा आए, ठीक है, एंड वो इंडिया में आते हैं, सेटल होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम होती है। सडनली उनके पास अब ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों को उन्होंने हैंडल करना है, अब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो रही है, और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सिमिलरली बहुत बार ऐसा होता है कि किसी और कंट्री के अंदर कुछ हो रहा हो। जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, उस दौरान क्या हुआ था, वीट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन या वीट की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गई थी, बट वीट की सप्लाई कम हो गई थी, बिकॉज यूक्रेन एंड रशिया ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है। सडनली जब सप्लाई कम होगी तो इसका बर्डन इंडिया पे शिफ्ट हुआ। आप देखेंगे 2022-23 के आसपास हमने काफी कटौती करी, हमने भी फिर एक्सपोर्ट जो है वो करना कम करा, बिकॉज हमारी जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी। हमारी डिमांड तो नॉर्मली बड़ी मतलब वैसे बढ़ी रहती है, बट यह हमारी डिमांड बढ़ रही थी, एंड वर्ल्ड में भी उस चीज की डिमांड बढ़ रही थी, जिस वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। एंड सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ पीडीएस ऑल्सो, तो हमें कंट्रोल करना पड़ा, हमें रेगुलेट करना पड़ा। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से भी हमारी मशीनरी, हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है, ये एक्शन में आती।
राइट। और इसको हम बोलते हैं इट्स द पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ यूएनडीपी। फिर वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल सेट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज डीलिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज रेगुलेशंस एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्रोविजंस ऑफ पब्लिक सर्विस। अब ये देखो, प्रोविजंस ऑफ पब्लिक सर्विस क्या होता है? प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मीन्स काइंड ऑफ प्रोवाइड कराना। अब क्या प्रोवाइड कराओगे? आपका काम है भाई, आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, आपको बेसिक नीड्स जो हैं वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है। और हमारी जो डिमांड होती है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी गवर्नमेंट से, ये डिपेंड करती है, वेरी करती है। एक टाइम पे हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करे, एक टाइम पे हम चाहेंगे गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा काम करे, हमें बढ़िया रोड्स वगैरह, बढ़िया फूड है, बढ़िया हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमें दे, ठीक है। तो हमारी जो डिमांड्स है, जो प्रोविजनिंग सर्विसेज हैं, ये चेंज होती रहती हैं। बट उन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट जो कुछ भी करती है, जो लॉज इंप्लीमेंट करती है, जो रेगुलेशन लेकर के आती है, जो डिसीजन लेती है, उन सबको इम्प्लीमेंट करना, ये उन सबको मैनेज करना, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और ये डेफिनेशन 2003 में दी गई थी, इसलिए शायद ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मानी जाती है, बिकॉज इट ऑल्सो टॉक अबाउट द डिफरेंट एरियाज और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एरियाज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इतने सारे डिस्कशन से कुछ व्यू पॉइंट निकल करके आते हैं। पहला, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द कंसर्न विद हाउ लॉ शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद इक्विटी, स्पीड एंड विदाउट फ्रिक्शन। लॉ को इम्प्लीमेंट करना बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, बिना कोई इनइक्वालिटी क्रिएट करे, ठीक है, बिना कोई इनएफिशिएंसी के, एफिशिएंटली, स्पीड में, इक्विटी इंश्योर करते हुए, बिना फ्रिक्शन के लॉ को इम्प्लीमेंट करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। दूसरा, इट्स द नॉन पॉलिटिकल मशीनरी। मैंने कल भी बताया था व्हाई इट इज नॉन पॉलिटिकल, बिकॉज पॉलिटिकल मशीनरी है तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट, बट वो आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं पढ़ोगे, ठीक है। देन ये जो जितना भी डिस्कशन निकल करके आया, इस पूरे डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है, ये दो एस्पेक्ट से देखी जा सकती है। पहला एस्पेक्ट है वाइडर एस्पेक्ट, दूसरा है नैरोअर एस्पेक्ट। वाइडर एस्पेक्ट क्या कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ ही आ गया, गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन आ गए, ऑल थ्री ऑर्गन्स। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आ गया। और नैरोअर व्यू में सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच की एक्टिविटीज ही इसके अंदर आती हैं। ये हमें कैसे पता चलता है, कैसे डिफरेंशिएट होता है? ये पता चलता है किस किसने इसको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन माना है और किसने पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अलावा पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी माना है। अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी इसका काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो वाइडर व्यू है, और सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अगर है तो नैरोअर व्यू है। कौन कौन इसको सपोर्ट करते हैं, पढ़ लेना, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा अगर आप देखो, मैंने जितनी बुक्स पढ़ी हैं उसमें वाइडर व्यू और नैरोअर व्यू को लेकर के बहुत ब्रिलियंटली एक्सप्लेन नहीं करा गया। दिस इज ऑल व्हाट वी कैन फाइंड इवन इन इग्नूज एंड जितने मटेरियल हमें मिलते हैं। तो वाइडर व्यू और नैरोअर व्यू को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो यहाँ पे थिंकर्स दिए गए हैं। अब इन थिंकर्स ने एक्चुअल में किस तरीके से इंटरप्रेट करा है, या हेनरी फयोल ने, गुलिक ने और विलोबी ने, फयोल ने ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से इनको नैरोअर व्यू में रखा गया, ऐसा क्या बोला एल डी वाइट ने जिससे उनको वाइडर व्यू में रखा गया। और एल डी वाइट ने तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का कहा था, तो फिर वो कैसे आ गए इसके अंदर? एल डी वाइट ने तो बस ये कहा था कि ये है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ही क्या है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल है, और इसके लिए इनके लिटरल वर्क को आपको पढ़ना पड़ेगा। आप में हिम्मत है, जेएस हॉग्सन, एल डी वाइट, विल्सन, फिफ्नर, डिमोक, गुलिक को हम पढ़ेंगे, साइमन को पढ़ेंगे, विलोबी, फयोल को पढ़ेंगे, ऑडविटीड के बारे में पढ़ने का, देन वी कैन डिस्कस। बट बुक के अंदर ही मेंशन, एंड आई डोंट हैव एनी लॉजिक फॉर दैट। तो इसमें, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू विल स्टडी एंड टुमारो यू विल आस्क कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाई बुक में यही मेंशन है, मुझे भी नहीं मिला आज तक इसका आंसर, ठीक है। ये जो वाइडर व्यू और नैरोअर व्यू है, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी इनका रोल है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी इनका रोल है, सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तक ये सीमित है, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया डिफरेंट डेफिनेशंस को, उसके बाद में हमने कवर करा वाइडर व्यू एंड नैरोअर व्यू को। मैम, हम्म।
आपने कहा था कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेट मतलब थिंकर की जो डेफिनेशन होती है वो एज इट इज लिखनी चाहिए, कोट करके, अगर कोई भी एग्जाम में हम लिखते हैं हम्म। तो उसके वर्ड से ऊपर है ना, वुड्रो विल्सन ने जो कहा था कि एग्जीक्यूट मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ है, उसमें ना मैम एप्लीकेबल लिखा हुआ था, तो वो सही है। बहुत ऊपर था, स्टार्टिंग में ही था। यही था। पब्लिक हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन इज सिस्टमेटिक। डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। और ये डेफिनेशन लिखी गई है आपकी बुक अनुपमा प्रसाद में। पुरी वाली बुक में मेंशन है, नहीं, अनुपमा है उनका नाम शायद। बुक रेफर कर दूंगी आपको, इसमें एज इट इज ऐसे लिखा हुआ है। ओ अच्छा। नहीं मैंने पढ़ी थी एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, तो मुझे लगा सेम। वहां पे कॉट एंड कॉट में नहीं मिलेगा आपको, हम्म। वो शॉर्ट हो में सकता है, समझाएगा। चेंज चेंज इतना तो चलता है, वो हाँ, मतलब तो यही है। इनका पढ़ सकते हो। वुड्रो विल्सन का ना 27 पेज का है, और ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। एक बार पढ़ोगे इजिली समझ में आ जाता है। वुड्रो विल्सन वाला तो मेरे ख्याल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ले दे के बहुत कम, बहुत महंगी बुक्स आती है इनकी, पहली बात तो ये। वो पढ़ना भी चाहे तो इजीली अवेलेबल नहीं होती, लाइब्रेरी वगैरह में आप जाओगे तो भी नहीं, इनकी ऑथर की डायरेक्ट बुक नहीं मिलती, एंड इट्स वेरी कॉस्टली। उसके नॉर्मल बाद टेक्स्ट खुद, बुक पढ़ ले, वही बहुत है, इतना डेप्थ में कहाँ जाएंगे। नहीं, पर वुड्रो विल्सन एक बार देखना जरूर चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हो तो वुड्रो विल्सन तो एक बार, और नहीं तो कम से कम डाउनलोड करके देख लो कि क्या कुछ है उसके अंदर। बस कौन से फॉर्मेट में लिखी है, कितने पेजेस हैं, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एब्स्ट्रैक्ट देख लो, थोड़ा बहुत उसका कंक्लूजन वगैरह, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और यूपीएससी वालों को तो देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे था, तो ऐसे वुड्रो विल्सन ने कैसे लिखा पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। So I want to ask, what does it mean by nature of something? आप नेचर वर्ड से आप क्या समझते हैं? नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, नेचर, एक्चुअल में नेचर क्या है, उस पर्सन का नेचर ऐसा है। आ, ये कोई सब्सटेंस है, इसका नेचर मतलब हमें पता होता है ना, इसका एसिडिक नेचर है, बेस मैम, है, क्या है, मीन्स हाँ, व्हाट? नेचर चेंज नहीं होगा, नेचर कांस्टेंट रहता है, स्कोप चेंज हो सकता है, जुरिस्डिक्शन उसका ऊपर नीचे या फिर दायरा बढ़ भी सकता है, शायद नेचर लिमिटेड रहेगा। That's a debatable topic, but what does nature means actually? What do you understand by nature? जब हम कहते हैं कि आपका नेचर ऐसा है, तो उससे हमारा मतलब क्या होता है? मैम नेचर हमारे बेसिक फीचर जो होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, वही होगा हमारा नेचर। एग्जैक्टली exactly. हमारे बेसिक मतलब हमारी क्वालिटीज, और वो क्वालिटीज को हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारा नेचर नॉर्मली हमारे बिहेवियर के थ्रू सामने आता है ना। तो जो स्कोप है वो हमें ज्यादा दिखाई देता है, बट नेचर जो है, स्कोप इनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ज्यादातर डिपेंड करता है स्कॉलर्स पे, एक्टिविटी से इसका बहुत कम लेना देना है। स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव इसमें मैटर करता है, कि इनका क्या पर्सपेक्टिव है। तो हमारे पास दो व्यूज हैं नेचर को लेकर के, इंटीग्रल व्यू है और मैनेजरियल व्यू है, और दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। जैसे एक ऑफिस है, एक गवर्नमेंट ऑफिस मान लीजिए आप एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको यहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ मिलेगा, वॉचमैन। जैसे ही आप आगे जाते हैं, आपको एक रिसेप्शनिस्ट मिलेगी, नॉर्मली भाई हेल्प डेस्क आपको मिलेगी। आप एंटर करते हैं, वहां पे क्लरिकल स्टाफ होगा, और फिर आगे जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस होगा, नॉर्मली यही मानते हैं। ठीक है, और इनको हेल्प के लिए इनके असिस्टेंट होंगे, हो सकता है असिस्टेंट के लिए अलग से सेक्शन हो, या हो सकता है अपने ऑफिस में बैठे हो। यहाँ पे मदद करने के लिए एक पियोन काम कर रहा होगा। यहाँ पे जो मटेरियल चाहिए है, जो भी यहाँ पे सामान है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए एक और ऑफिस बॉय होगा, ऑफिस पर्सन होगा, जो उनकी हेल्प कर रहा होगा। अब मुद्दा ये आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम क्या कर रहा है। ये जी अपना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज में ही जुड़ा हुआ है। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन तो इम्प्लीमेंटेशन ही कर रहा है, बट ऑर्गेनाइजेशन में तो डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है ना। उस ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी एक्टिविटी को आप एडमिनिस्ट्रेशन मानोगे?
इंटीग्रल व्यू कहता है कि स्टार्टिंग से लेकर के वो जो पियन है या जो वॉचमैन है, उससे लेकर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, उस चीफ एग्जीक्यूटिव तक जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, इंटीग्रल व्यू में। वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। जितनी भी एक्टिविटी है, कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है, कोई सामान का लेन देन है, कुछ आपने परचेज करा है, कुछ सेल करा है, इवन अगर आप मान के चलिए आपके ऑफिस में चाय बनाने के लिए भी कोई है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा इन्होंने माना है। फिर आता है मैनेजमेंट वाला हिस्सा। उन्होंने कहा कि देखो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आता, एक ही सेगमेंट है, एक ही ऐसी कैटेगरी है जो एक्चुअल में मैनेजमेंट का काम करती है। ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज है, कहीं पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पर आपका मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी है, कहीं पर सिक्योरिटी का काम चल रहा है, कहीं पर फाइनेंस का है, और कहीं पर मैनेजमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं। तो उन्होंने कहा ये सारा काम नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ जो मैनेजमेंट का काम है, जो इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, सिर्फ उसी की एक्टिविटी को हम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा मानते हैं। शुरुआत में ये व्यू ज्यादा प्रेवलेंट था, मैनेजरियल व्यू। धीरे धीरे इंटीग्रल व्यू पे हम शिफ्ट होते चले गए, ये ध्यान रखना। तो पहले हम इंटीग्रल व्यू पढ़ते हैं। इंटीग्रल व्यू में क्या कहता है कि जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, सम टोटल है उनका, उन सारी एक्टिविटीज को मिला करके एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। चाहे वो क्लैरिकल एक्टिविटी हो, चाहे वो मैनेजरियल एक्टिविटी हो, चाहे वो टेक्निकल एक्टिविटी हो, वो सारी की सारी जो है वो इसी में आती है। तो एक काम करने वाला लड़का है, चाहे फॉरमैन है, गेट कीपर है, स्वीपर है, सेक्रेटरीज तक, सब कुछ में क्या आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। इसके सपोर्टर कौन कौन है, तो हेनरी फयोल है और एलडी वाइट है। इवन आप हेनरी फयोल को पढ़ोगे तो हेनरी फयोल जो है वो बताते हैं कि 6 प्रकार की एक्टिविटीज होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। उनमें से एक मैनेजमेंट है, एक एक्टिविटी डेफिनेटली मैनेजमेंट है, बट उनके हिसाब से जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंटीग्रल व्यू है। मतलब सारी एक्टिविटी ही ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बताओ कि जब एडमिनिस्ट्रेशन में सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, तो एक एजुकेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिफेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में, और एक बेसिकली आपका मान लीजिए पोस्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में, क्या इनमें सारी एक्टिविटीज एक जैसी होती हैं? अगर मैं 6 एक्टिविटीज को आपको लिस्ट करके दे दूं, तो क्या सब में एक जैसी एक्टिविटीज होंगी? सब में अलग अलग होती हैं, है ना? तो जब एक्टिविटीज सब में अलग अलग हो सकती हैं, दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन ये किस एरिया से जुड़ा हुआ है, वो एरिया भी इसकी एक्टिविटीज को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे आप एजुकेशन में मान लीजिए, आप एक स्कूल का एग्जांपल लीजिए। स्कूल में क्या एक्टिविटीज होती हैं? वे बच्चे आते हैं, नॉर्मली टीचर्स हैं, टेक्निकल टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, बेसिक वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट न के बराबर है बिकॉज प्रिंसिपल्स हैंडल दी एवरीथिंग। और क्या है वहां पे, अकाउंटेंट है, बहुत कम स्टाफ वहां पे काम कर रहा है अदर देन टीचिंग स्टाफ। वहीं अगर आप बात करो एक मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, आप पीएसयू की कोई बात कर रहे हो, तो क्या वहां पर सिमिलर स्ट्रक्चर होगा? नहीं। वहां पे प्रोडक्शन के लिए अलग होगा, वहां पे फाइनेंस के लिए अलग होगा, बजट के लिए अलग होगा, सिक्योरिटी के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा। तो इनकी एक्टिविटीज इनके काम करने के एरिया से बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, बहुत चेंज हो जाती है। ठीक है। और दूसरा, इनका जो एरिया चेंज होगा, जैसे कोई डिपार्टमेंट है, वो मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में है, मतलब आपका जो बिल्कुल पूर्वी हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, असम मणिपुर मेघालय वाला जो रीजन है, वहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और मध्य प्रदेश में या हरियाणा में कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो हम कहेंगे कि नहीं, ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है उसकी ज्योग्राफी की वजह से, ये आ रहा है उसके प्लेस की वजह से, कहाँ पर वो बना हुआ है उस वजह से। अगर एजुकेशन जो है, वो एजुकेशन एक तो नॉर्मल है, ठीक है, जो नॉर्मल बच्चों को दी जाती है। एक आपने ट्राइबल एरिया में बना दिया, एकलव्य स्कूल बना दिया। एक आप जो हैंडीकैप बच्चे हैं, जो स्पेशल एबल बच्चे हैं, उनके लिए आप अलग से बना रहे हो। तो यहाँ पर भी उनके पर्पस के हिसाब से, उनके क्लाइंट के हिसाब से नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है। ठीक है। तो इंटीग्रल व्यू में क्या होता है, आप जब सारी एक्टिविटीज काउंट करते हो, तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सपेक्टिव, उसका नेचर, उसके सब्जेक्ट मैटर पे बहुत डिपेंड करता है। और ये सब्जेक्ट मैटर क्या है,
आप किस एरिया में काम कर रहे हो, आप किसके लिए काम कर रहे हो, आपके मतलब पर्पस क्या है आपके काम करने का, आप लोगों के वेलफेयर के लिए कर रहे हो। जैसे आर्मी जो है वो क्या काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, लोगों को बचाने का काम कर रही है। मेडिकल फील्ड में भी यही हो रहा है, बट नेचर ऑफ वर्क इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो दोनों का सब्जेक्ट मैटर बहुत अलग है। सब्जेक्ट मैटर अलग होने की वजह से दोनों डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों में हम क्या मान के चलेंगे कि नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा, बिकॉज नेचर ऑफ एक्टिविटीज अलग है, नेचर ऑफ वर्क अलग है, ये फर्क होता है। क्लियर हो यहां तक? वापिस से एलडीवाइड की डेफिनेशन देखते हैं। उन्होंने क्या था, ऑल दोज ऑपरेशंस, इस वर्ड पे अगेन ध्यान दो, ऑल दोज ऑपरेशन में क्या आ जाते हैं, सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं, स्वीपर से लेकर के चीफ एग्जीक्यूटिव तक सारी एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है मैनेजरियल व्यू, तो बिल्कुल अपोजिट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की एक्टिविटी को इंक्लूड करा गया है। और यहाँ पर आपको लगेगा कि मैनेजमेंट एक्टिविटीज तो सब में सेम है ना, स्कूल में भी मैनेजमेंट होती है, डिफेंस में भी मैनेजमेंट होती है, पोस्ट में भी मैनेजमेंट चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में भी मैनेजमेंट होती है। फिर जब मैनेजमेंट तो हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही है, मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, मैनेजमेंट में आप पहले तो मुझे प्लान करना पड़ेगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा कि अच्छा सब चीजों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, ये तो है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कहता है कि मैनेजमेंट में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कोई फर्क आएगा ही नहीं, हर जगह सिमिलैरिटी है। तो मैनेजरियल व्यू के हिसाब से यहाँ पर क्या है, एक बिजनेस लाइक अप्रोच डेवलप होती है। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई खास फर्क है नहीं। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, साइमन कर रहे हैं, स्मिथबर्ग कर रहे हैं, थॉमसन कर रहे हैं। और साइमन को हम वापस से डिस्कस करेंगे जब हम पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस पढ़ेंगे, तब हम वापस से इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे ल्यूथर गुलिक हैं, गुलिक ने क्या दिया था, पोस्ट कॉर्ब व्यू दिया था। इन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट है, अब मान लीजिए मैंने कह दिया एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट और एक पीएसयू का मैनेजमेंट, एक बैंक का मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम ही तो होता है। एक्चुअल में जो एक्टिविटीज है मैनेजमेंट की, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, तो जी पोस्ट कॉर्ब एक्टिविटी है। गुलिक ने कहा मैनेजमेंट की एक्टिविटी, एक मैनेजर की एक्टिविटी पोस्ट कॉर्ब है। पोस्ट कॉर्ब क्या होता है जी, पहले प्लान करो क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनाइज करो, उसके बाद में जी स्टाफ लेकर के आओ, ठीक है, स्टाफिंग, फिर उस स्टाफ को डायरेक्ट करो, डायरेक्टिंग, फिर उनको कोऑर्डिनेट करो, फिर उनको इनसे रिपोर्ट लो, रिपोर्टिंग, एंड फिर आ जाता है बजटिंग। ये सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा मान लिया गया। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, इंटीग्रल व्यू से जुड़ा हुआ है। और जो आपका मैनेजरियल व्यू है ये जुड़ा हुआ है पोस्ट कॉर्ब व्यू से। मेकिंग सेंस? नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछ लो। अब सीधी सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फिर इनमें से है कौन सा जरूरी, कौन सा हमें कौन सा पढ़ना है। तो देखो दोनों ही सही नहीं है, एग्जैक्टली दोनों ही सही नहीं है। हाँ, दोनों का मिक्स उठाओगे तो सही है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म्स इज यूज्ड। यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉन्टेक्चुअल, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन, द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस टर्म इज यूज्ड। कहाँ से आई है ये डेफिनेशन, ये डेफिनेशन यहाँ से आई है। अब बता सकते हैं हाउ कॉन्टेक्चुअल द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। We are still not able to define ourselves in terms of whether we are integral or whether we are more of managerial approach person, ठीक है। तो डिमोक एंड कॉइंग ये कहते हैं कि as a study public administration examine every aspect of government's effort to discharge the laws and give effect to public policy. As a process, it is all the steps taken between the time
An enforcement agency assume jurisdiction and the last break is placed. And as a vocation, it is organizing and directing the activity of others in public agency. इन्होंने 3 तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करा है। पहला, इन्होंने कहा है एज एन एक्टिविटी के तौर पे। एक्टिविटी के तौर पे ये क्या है? एक्टिविटी के तौर पे आपने जब काम बताया, आपने मान लीजिए फोन करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा कि आपको ये काम करना है। द मोमेंट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हियर दीज वर्ड्स, उसको जैसे जुरिस्डिक्शन मिलती है, तब से लेकर के जैसे वो काम पूरा होता है, कंप्लीट काम होता है, उस बीच में जितनी एक्टिविटीज होंगी वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या कहलाएंगी? एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएंगी। स्टडी के तौर पे इन एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो भी हुआ है उनकी स्टडी करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। और वोकेशन के तौर पे, ठीक है, क्या कहलाता है कि आप उस पर्टिकुलर एजेंसी में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको डायरेक्ट करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। इज देयर एनी डाउट? मैम वोकेशन का मतलब बिजनेस टाइप ही हो गया ना? नहीं, वोकेशन मीन्स एज अ करियर ऑप्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए पर्सन एक्स है और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है, और उसकी ड्यूटी है कि उसको अपनी सिटी के अंदर एक सड़क बनवानी है। तो एक्टिविटी के तौर पे सड़क बनवाने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, किसी को टेंडर दिया, फाइनेंस का जुगाड़ करा, वहां पे लोग लगाए, काम हो रहा है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन। बट जो एक्चुअल में जो इंसान ये सारी चीजें हैंडल कर रहा है, दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फॉर हिम इट इज द वोकेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब उसका करियर है, वोकेशन है वो, बिकॉज सारी चीजें मैनेज कर रहा है, सारी चीजें हैंडल कर रहा है। मतलब जो कर रहा है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो क्या है? वोकेशन है। और जो एक्टिविटी हो रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर, होने वाली चीज एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिफरेंस है। जो कर रहा है उसके लिए वोकेशन है, जो काम हो रहा है वो एक्टिविटी है। ठीक है, और हम और आप मिलके जो पढ़ रहे हैं ये एज अ स्टडी है। ठीक है, आई थिंक आज के लिए काफी हो जाएगा। कल हम स्कोप की बात करेंगे, बिकॉज स्कोप में हमें थोड़ा डिटेल में और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। और कोशिश करें कि आप थोड़ा सा पहले से खुद पढ़ के आए। जब आप एक क्लास अटेंड करते हैं तो थोड़ा सा, चाहे आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, चाहे आप खुद से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ के आए टॉपिक को, तो हम जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं आप बेटर उन चीजों को समझ पाएंगे और आपके डाउट्स भी आ पाएंगे अच्छे से। आपको मतलब कुछ क्वेश्चंस आप जेन्युइनली पूछना चाहेंगे, ऐसा कैसे होता है, ऐसे हमें बताएं। ठीक है, एंड ठीक ठीक है मैडम। रनिंग नोट्स आई होप आप बना रहे हैं। मैं आपके साथ एक आप अगर चाहें एक्स्ट्रा पढ़ना तो आप मुझे बता देना, आई शेयर सम पीडीएफ। बाकी मैंने कल सोर्सेज आपको बता दिए थे, तो वहां से भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चाहे आप ई पाठशाला से कर लो, चाहे आप इग्नू से कर लो, वहां से एक्स्ट्रा आप अगर पढ़ना चाहें। अच्छा मैडम, इसमें ना ये सारे हम जो ऑथर पढ़ रहे हैं सारे फॉरेन ऑथर्स हैं, कोई इंडियन है इसमें? कोई अपने हरियाणी राजस्थानी भाई किसी ने किया हो कुछ काम? ओनली कौटिल्य है। नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे इंडियन ऑथर का ज्यादा नहीं आता मेन उस पे। बट जब हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तब इंडियन थिंकर का नाम आएगा, इंडियन ऑथर्स का और इनका नाम आएगा। जैसे और अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन, वो पर वो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से आएगा। अच्छा, ऐसा कोई नहीं, चलो अमृत वो तो अलग थे, अमर्त्य सेन। कोई ऐसा एक्सक्लूसिवली जिसने पब्लिक या कोई काम कर रहा हो, ऐसे कोई भी लोग नहीं है? नहीं, एज सच ऐसा कोई इंडियन स्कॉलर नहीं है जिसका ऐसे सिग्निफिकेंट सा निकल करके आए कि इन्होंने कुछ अलग ही बात बोल दी। हाँ, कुछ पॉलिटिकल हम्म, थिंकर्स को आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, बट जस्टिफाइड नहीं है। तो गलत बात है। नॉर्मली दो ही लोग पढ़ाए जाते हैं, कौटिल्य पढ़ाए जाते हैं। आपके इग्नू में खींचतान के एमए के अंदर आई थिंक एम के नहीं, गांधी इंक्लूड कौटिल्य कर तो दिए वो गए तो हैं। अखंड भारत वाले हो गए ना, इंडियन नहीं है कोई। अच्छा, वो कौटिल्य इंडियन वाले नहीं है? वो तो अखंड वाले हो गए ना। नहीं नहीं, सच जहां तक मैंने पढ़ा है, मुझे
इंडियन थिंकर। इनका अखंड भारत समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं ये। ये थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत फिर भी आपको एक दो नाम मिल जाएगा। ओके जैसे ओके। और वैसे हाँ, इसमें सिलेबस में भी कोई ऐसा है नहीं इंडियन थिंकर, है ना, इसमें नहीं कोई है ही नहीं, हमने ऐसा कुछ करा ही नहीं, नहीं। है ना। कहाँ से राइट। आएगा। ठीक है। आएगा तब ना जब हम कुछ करेंगे इसमें। हम्म। हो सकता है किसी ने ऐसे सिग्निफिकेंटली कहीं पे कोई बुक लिख दी हो, जैसे मोहित भट्टाचार्य वगैरह इनके आते कई बार। विद्युत चक्रवर्ती का आता है, रेफरेंस आता है, एमपी शर्मा, प्रोफेसर एमपी शर्मा, जिनको फर्स्ट प्रोफेसर भी बोला जाता है इंडिया के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। बट है मैम, राजस्थान में सुरेंद्र कटारिया सर ने बहुत अच्छा काम किया है। स्कॉलर वाले लेवल का मान गई मैं। क्या मैम? ऐसे तो आई कैन गिव यू प्लेंटी ऑफ नेम्स। यू कैन काउंट आर के सप्रू, यू कैन काउंट रजनी अरोड़ा, यू सॉरी रजनी गोयल एंड आर के अरोड़ा, यू कैन काउंट इवन आर के अरोड़ा सर, बिकॉज हाँ उन्होंने हाँ, आर के कंपैरेटिव अरोड़ा सर ने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत। पे उनकी बहुत अच्छी बुक है, कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो ऐसे तो नाम अगर आप दो तो मैं डेफिनेटली बुक्स पब्लिश करने से, कॉपी पेस्ट वाला भाई मैं काम है उसमें। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ऐसे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट उस लेवल का कुछ नया थॉट ऐसे कंट्रीब्यूट करना, ये हाँ ऐसा नहीं, नहीं है। अभी तक तो इंडियंस ने तो नहीं किया पब्लिक एड में। हाँ मतलब ऐसा है नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से देखते नहीं है। क्या है ना मैम, पॉलिटिकल साइंस वालों ने ज्यादा ही डोमिनेंस कर लिया इस अपने इस सब्जेक्ट पर, इसके वजह से। उन्होंने डोमिनेंस नहीं किया, आप लोग थे नहीं, आप लोग दिखते नहीं हो। वो डोमिनेंट, वो उनसे अपना सब्जेक्ट नहीं संभल रहा, वो काहे डोमिनेट करेंगे आपको। हम्म। और ये सबके जो कैमरा बंद हुए हैं, ये किस खुशी में है? मैंने तो चालू की कर रखा था मैम पूरी क्लास में। बाकी भी भाई अपना कैमरा ऑन करें।